हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग को फिर से स्वागत है। जैसे कि इस चैप्टर से आपका पार्ट 3 समाप्त हो चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो भी बच्चे अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं, पहले वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें। और आज का जो क्लास होने वाला है, और पार्ट 3 में हमने थेल्स का प्रमेय का जिक्र किया था, और आज हम लोग जो बात करेंगे वो थेल्स का विलोम है। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि थेल्स का विलोम और थेल्स का प्रमेय में क्या अंतर है। पहले हम थोड़ा सा इसका हिंट आपको दिखा देते हैं। थेल्स का प्रमेय में और थेल्स का विलोम में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बच्चे पहले हम इस चीज को थोड़ा सा हम आपको डीपली में ले चलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पहले कि आपके पास दो त्रिभुज होगा। ठीक है, दो त्रिभुज होगा। एक त्रिभुज मान लीजिए ये होगा, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका क्या होगा, ये होगा। आपके पास दो त्रिभुज है। ठीक है, तो दो त्रिभुज में क्या है कि ये आपका हम जो बता रहे हैं ये है थेल्स। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम है। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम हो गया। और ये जो है ये आपका है जो है ये अपोजिट थेल्स थ्योरम हो गया। क्या हो गया, अपोजिट क्या हो गया, थेल्स थ्योरम हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों में क्या अंतर है पहले हम समझ लेते हैं कि इस त्रिभुज में क्या कहता है कि इसे हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ए त्रिभुज ए बी क्या है सी, और ये भी त्रिभुज क्या है, मान लेते हैं क्या है, ए बी क्या है सी। थेल्स प्रमेय में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो। ठीक है, कोई एक रेखा, हम इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका कोई एक रेखा जब तीसरी भुजा के समानांतर हो और अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ये थेल्स कहता है। तो थेल्स में यही चीज है कि ये आपका हो गया कोई एक भुजा हो गया सॉरी इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हो गया सी डी। ये दोनों रेखा आपस में समानांतर है। ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सी डी समानांतर क्या दिया है, सी डी समानांतर क्या दिया है, बी सी दिया है। क्या दिया है, सी डी समानांतर क्या दिया है, बी सी। लेकिन ये चीज बच्चा आपको दिया हुआ है, हमको जो प्रूफ करना है, हमको जो प्रूफ करना है क्या है, AC बटे में क्या, CB। मतलब मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा सुधारना चाहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम थोड़ा सुधारना चाहेंगे कि इसको मान लेते हैं D और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, E। तो जो DE समानांतर क्या है, E है। क्या है, E है। और हमें जो प्रूफ करना है ये क्या है, AD बटे में क्या है, DB। और यहाँ पर क्या है, AE बटे में क्या है, EC है। तो ये चीज आपको यहाँ से क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब ये चीज इसमें दिया हुआ था। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो थेल्स का विलोम क्या कहता है। यदि कोई रेखा, ठीक है ध्यान समझिएगा, यदि कोई रेखा किसी भुजाओं को, किसी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक रेखा है, इसे इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब AD बटे में क्या, DB, और यहाँ क्या है, AE बटे में क्या, EC। मतलब ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आपको यहाँ से प्रूफ करना है कि ये जो दोनों रेखा है वो क्या है, समानांतर है। क्या है बच्चा, समानांतर है। तो ये आपको यहाँ से ये चीज प्रूफ करना है। जरा सा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। आप समझ रहे हैं कि अगर इसमें समानांतर देगा तो एक ही अनुपात में होगा, अगर वो एक ही अनुपात में होगा तो क्या होगा, समानांतर होगा। तो हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब थोड़ा सा देखने का आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, को हमने क्या किया कि हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, हमने इस त्रिभुज का नाम रख लिया। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। क्या है, ABC। ध्यान से समझिएगा, ये त्रिभुज आपको है, ये आपको दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है क्या है, ABC है। ठीक है, एक त्रिभुज आपका क्या है, ABC है। ठीक है, एक त्रिभुज यहां से क्या है, ABC है। ठीक है, एक त्रिभुज जो है ABC है। यहां से एक त्रिभुज आपका ABC है। इसमें ये कहना क्या चाहता है कि कोई एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा की क्या होगी, समानांतर होगी। ये आपको सिद्ध करना है। तो एक चीज हम करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, माना कि ABC एक क्या है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है। क्या है, एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें
जिसमें जिसमें जिसमें रेखा डी ई, जिसमें रेखा डी ई, जिसमें रेखा डी ई भुजा 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 ए बी, भुजा ए बी और भुजा ए बी और एसी को बिंदु बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद क्रमशः प्रतिच्छेद करती है, पर क्रमशः प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो अभी हमने जो यहाँ से लिखा है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा कि थेल्स का प्रमेय जो कहता है कि उसमें एक रेखा जो था वो तीसरी भुजा का समानांतर था और वो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता था, तो वो थेल्स का प्रमेय था। लेकिन थेल्स का विलोम क्या कहता है कि एक त्रिभुज है, एक रेखा है और दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है और सिद्ध कीजिए कि वो जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। अभी हमने जो लिखा है हमने मान लिया है कि माना कि एबीसी त्रिभुज है, आपको जो त्रिभुज मानना है आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रेखा डीई है वो रेखा डीई क्या है जरा हम आपको बताते हैं। ये जो रेखा डीई है, ये जो रेखा डीई है, ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि हम समानांतर हैं, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये कोई रेखा डी होगा, इस भुजा ए बी और भुजा एसी को बिंदु डी और बिंदु ई पर क्रमशः क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या काटती है। इस प्रश्न में ये दिया हुआ है क्या कि ए डी बाई क्या ए डी बाई डी बी क्या है, ए डी बाई क्या है डी बी, ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई क्या ई सी, ये प्रश्न में दिया हुआ है। और ये जो दिया है इसका जस्ट उल्टा था कि उसने समानांतर दिया था और ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, लेकिन इस प्रश्न में क्या बोला कि नहीं, अब हम लोग इसमें अनुपात आएंगे और आपको क्या सिद्ध करना है, समानांतर। मैं बता देता हूँ एग्जाम में थेल्स आए चाहे ना, इसका मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दो ऐसे प्रमेय हैं जो घूमता फिरता एग्जाम में आपको मिलेगा, या थेल्स का विलोम और नहीं तो फिर पाइथागोरस का क्या विलोम। ये दो विलोम मतलब दो प्रमेय ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में 5 नंबर में क्या होते हैं, पूछते रहते हैं। ठीक है, और एक ही बता देते हैं, जो अभी आप 6.1 अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये जो 6.1 जो चैप्टर है ये पूर्णतः ये दोनों प्रमेय पर आधारित है। अब आप जब तक प्रमेय को ठीक ढंग से नहीं पढ़िएगा, ठीक ढंग से नहीं समझिएगा और आप चाहिएगा कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन रटा बनाएं, तो वो क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि हल्का हल्का क्वेश्चन बन जाए, समझ के बन जाए, लेकिन प्रमेय पढ़ना आपके लिए बहुत ही क्या है, जरूरी है। और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अपने पास रखता है। अभी हम आपको दिखाएंगे, पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो अभी हमको दिखा दिया, मतलब ये दिखा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, रचना करना है। क्या करना है, रचना। रचना में क्या करेंगे जरा सा ध्यान दीजिएगा। रचना में क्या करेंगे कि हम एक अन्य बिंदु मानेंगे ई डैश। अगर यहाँ पर ई है तो आप ई डैश मानिए, पी है तो पी डैश मानिए, क्यू है तो क्यू डैश मानिए, एक ही बिंदु मानिए, लेकिन एक बिंदु को डैश कर दिखाइए। लेकिन इसमें से कोई बच्चा ये भी कहेगा कि सर हम ई ना मानकर कुछ और माने तो गलत हो जाएगा। ये भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के लिए कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक ई डैश एक बिंदु लिया और ये क्या किया, इसका हमने आगे कर दिया। और ये रचना में हमने क्या किया, रचना हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा, रचना जो हमारा है ओ डी ई क्या है, डी समानांतर क्या है, बीसी। हमने रचना किया है, ध्यान दीजिएगा, हमने माना नहीं है, हमने रचना किया है। और जो हमें प्रूफ करना है, हमें जो सिद्ध करना है, वो क्या सिद्ध करना है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। हमें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि डी समानांतर क्या बीसी। हमें सिद्ध ये करना है, हमें सिद्ध ये करना है डी समानांतर क्या बीसी। लेकिन आप जरा समझिएगा, हमने जो रचना किया है डी डैश समानांतर क्या बीसी। तो आप ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, और जब ये आपको न समझ में आए तो वीडियो को एक बार दो बार आप पूर्णतः फिर से देख सकते हैं, धीरे धीरे करके देख सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप यहाँ पढ़िए, चाहे इस चैनल पर पढ़िए, चाहे कहीं और पढ़िए, लेकिन आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए
तो हमें क्या करना है, प्रमाणित करना है, हमें क्या करना है, प्रमाणित करना है। अब हम प्रमाण करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। हम अब दिखाएंगे कि कैसे ये आएगा, ठीक है, क्या होगा, कैसे आएगा। हमने क्या किया है कि जो डीई डैश है ये समानांतर है बीसी का, और आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है तो उसे अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करने वाली भुजा एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ये थेल्स कहता है, क्या कहता है, थेल्स। यहां लिख लेंगे बाई थेल्स प्रमेय द्वारा। क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, या थेल्स प्रमेय द्वारा, या थेल्स प्रमेय से। थोड़ा सा हम समझते हैं। हमारे पास जो एक अभी फिलहाल में एक त्रिभुज है, जैसा हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या त्रिभुज, कौन सा, यही त्रिभुज है। हम इसी में से उठाकर लाते हैं जो हमें सिद्ध करना है। हम ले लेते हैं ए बी क्या सी, और ए यहाँ पर डी है और यहाँ पर क्या था, ई था। ये ई डैश है, क्या है, ई डैश है। ये क्या कहलाता है, ध्यान से समझिएगा कि अभी हम इसको लिखे हैं अलग से इसलिए ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। तो हम क्या करें, तो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा क्या है, समानांतर है। जब समानांतर होगी तो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो जब विभाजित कर रही है तो मतलब ये साफ है, ध्यान दीजिएगा, साफ है कि यहां से एडी एडी बाई क्या, डीबी, एडी बाई क्या, डीबी, ठीक है ना। और यहां से क्या है, ए ई डैश क्या, ई डैश सी। ये हम इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं बच्चा। और ये जो समीकरण नंबर है इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, दो मान लेते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण हुआ, आप देख सकते हैं, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर क्या, दो। अब जब हम समीकरण नंबर एक और दो को तुलना करेंगे, देखो तुलना हम करते हैं ताकि वो दोनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग समीकरण एक और समीकरण दो को तुलना करेंगे, तो हमारे पास समीकरण एक हुआ और हमारे पास क्या हुआ, समीकरण नंबर दो हुआ। तो हम यहां से लिखेंगे क्या, हम यहां से लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर एक और क्या समीकरण दो से, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो से। तो हम क्या देख रहे हैं, समीकरण एक और समीकरण दो में कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। मतलब AD बाई DB यहां भी है, AD बाई DB। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ऑब्वियसली ये भी दोनों आपस में क्या होंगे बच्चा, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए ई बाई क्या, EC। और यहाँ पर जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए ई डैश क्या, ई डैश सी। तो ये अभी आया। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको पता है कि किसी भी समीकरण में हम दोनों तरफ सेम नंबर से, समान संख्या से या तो जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या जरूरत पड़ा इसमें, हम बता रहे हैं हम आपको, यहाँ पर ए ई बाई क्या, ई सी, और प्लस वन, इधर भी वन में हमने जोड़ा, और यहाँ पर क्या है, ए ई डैश बाई ई डैश सी, हमने भी एक जोड़ा। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों का हमने लघुत्तम निकाला। क्या निकाला बच्चा, लघुत्तम निकाला। तो जैसे हमने लघुत्तम निकाला तो ए ई बाई प्लस क्या, ई सी, और क्या यहाँ पर क्या होगा, ई सी। और यहाँ पर जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, ई डैश सी, और ये क्या हुआ, ए डैश ई डैश प्लस क्या हुआ, ई डैश क्या सी। तो अब हम जरा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ए ई प्लस ई डैश सी, ठीक है, क्या है, ए ई, यहाँ पर क्या लिखे हैं जैसा हम समझेंगे, ए ई क्या है, और क्या है, ई डैश सी। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए सी। क्या मिलता है बच्चा, यहाँ से जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए सी। क्या मिलेगा हमें, ए सी मिलेगा, और नीचे क्या होगा, ई सी। ध्यान दीजिएगा, क्या है, ई सी। इसी प्रकार हम फिर इसको जोड़ते हैं, ए ई डैश और ई डैश सी, फिर भी जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, और नीचे हमें क्या मिलेगा, ई डैश क्या मिलेगा, सी। और ऊपर से ऊपर हमें क्या हो गया, कट गया, और यहां से हमें जो फाइनल बचेगा, क्या बचेगा, ई सी और बराबर ई डैश सी। ये कहना चाह रहा है कि देखिए ध्यान से कि ई सी
मतलब क्या कि ई से लेकर सी, ठीक है, ई से लेकर सी और ई डैश से लेकर सी, इन दोनों आपस में बराबर है। तो आप जब सोचो कि जब सी भी कह रहा है कि जितना दूरी हम सी से हम ई हैं, मतलब आपको हम थोड़ा सा दूसरा हम कलर में समझाना चाहते हैं, ठीक है, आपको हम थोड़ा सा दूसरा कलर में समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जितना दूरी अगर यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा, उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा। ये सी, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं आया हुआ है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, जरा सा समझिएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और तो हमारा यहां से क्या बचा था, ई सी बराबर ई डैश सी, ई डैश सी लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः अतः बिंदु 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 क्या, सी, बिंदु सी, सॉरी बिंदु ई और ये दोनों बिंदु ई और ई डैश समपाती है, समपाती है, समपाती है, जो जो क्या लिखेंगे, जो जब दोनों समपाती हो गया तो हम ई को ना, सॉरी यहां पर क्या था, ई डैश था, यहां पर ई डैश था, ठीक है, यहां पर ई डैश था, ठीक है। तो जो जो हम लिखेंगे कि जो हमारा समानांतर डी ई डैश था, जो हमारा समानांतर डी ई डैश समानांतर बीसी था, तो हम क्या किया, ई डैश को हटाकर ई डैश, क्यों, क्योंकि ई डैश और ई दोनों आपस में क्या है, संपाती है, मतलब एक ही बिंदु है, चाहे हम ई को लिखें चाहे ई डैश को लिखें, ये दोनों एक ही बिंदु है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः जो डी ई डैश है वो डी ई डैश ना होकर डी ई है, और डी ई समांतर हमारा क्या है, बीसी। और बच्चा हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रमाणित करना था। और चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। और हमें आशा और विश्वास है कि इस प्रमेय को आप ठीक ढंग से समझे होंगे। लेकिन अभी हम जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्या आप इस पर क्वेश्चन कितना समझे हैं, कितना क्वेश्चन बनाया है, अभी इस पर चर्चा करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा सा हम उस फैक्ट पर आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा आपको हम फैक्ट की ओर ले चलते हैं, ठीक है, जरा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक आपके सामने हम जो दिखा रहे हैं, आपको सामने हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। ये जो पीडीएफ था, आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, थेल्स थेल्स एग्जाम में आता है कि थेल्स प्रमेय को एक और नाम से जाना जाता है। मैंने अभी पिछले ही क्लास में बताया था कि थेल्स प्रमेय को, ठीक है, थेल्स प्रमेय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। बहुत सारे बच्चे पता है, इस अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि थेल्स प्रमेय को कहा जाता है, निम्न में से कहा जाता है, तो मैं बच्चा फिर से बता देता हूं, चाहे थेल्स प्रमेय हो चाहे थेल्स का विलोम हो, हमेशा इसे हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि अभी हम जो बताए हैं, ये दोनों प्रमेय आप लोगों को पूर्णतः क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी हम जो बताने वाले हैं, इस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या बोलता है, संक्षेप में याद रखें, आपको ज्यादा नहीं करना है, एक लाइन में याद रखो। अगर वो समानांतर रेखा दिया है तो दोनों बराबर भुजाओं को अनुपात में काटेगा, तो उसे हम थेल्स के नियम पर ले जाएंगे। थेल्स का विलोम कहता है कि नहीं, अब आपको बराबर अनुपात देगा तो आपको क्या प्रूफ करना है, समानांतर रेखा। एग्जाम में 2 नंबर के आता है, पता, थेल्स का विलोम लिखिए, उसका जो कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट लिखने के लिए एग्जाम में देता है, और सिद्ध करने के लिए छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट तथा स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट तक याद करना पड़ेगा। जैसे हम अभी स्टेटमेंट बोल रहे हैं थेल्स का, आप ध्यान दीजिएगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। मैथ में क्या मांगता है, समय, पैसेंस, है ना। और आपको पैसेंस नहीं है, हाँ, भले आप दूसरा चैप्टर बना लीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर इधर उधर तक बना लीजिए, लेकिन ये ज्यामिति थोड़ा सा समय देना पड़ेगा।
थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो तो उसे अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है और उसे एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ये थेल्स का प्रमेय कहता है। लेकिन थेल्स का विलोम क्या कहता है बच्चा, जरा ध्यान से समझिएगा। यानी ये थेल्स का विलोम कहता है यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा क्या होती है, वो तीसरी भुजा के समानांतर क्या होती है। ठीक है, ध्यान से आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। अब हम जिस पर बात करने वाले हैं ये देखिए, इसका ये क्या है पता है, मध्य बिंदु प्रमेय। खैर इतना तो हम डीप में नहीं जाएंगे, ये क्लास 9th का है। मध्य बिंदु प्रमेय अब आपको और लगेगा, मध्य बिंदु का विलोम है, और एक इसमें और लगेगा आंतरिक एंगल बाई सेक्टर, इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, और एक है आपका एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर। देख सकते हैं यहाँ लिखा है एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर। खैर अब हम जो बताने वाले हैं थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं एनसीईआरटी की ओर ले चलते हैं, थोड़ा सफर हम आपको तय करवाते हैं, एनसीईआरटी को तय करवाते हैं। जैसा अब आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ दिखा रहे हैं, ठीक है। हमने 3 क्लास में बात किया था समरूपता, ठीक है, जिसको हम लोग सिमिलरिटी बोलते हैं, एक कॉन्ग्रुएंट जिसे हम लोग सर्वांग समता बोलते हैं। और आज जो हम लोग 6.1 को खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं 6.2 की ओर चलते हैं, और 6.2 में क्या प्रश्न है उस प्रश्न पर हम लोग थोड़ा सा जिक्र करते हैं। आइए हम थोड़ा सा आपको 6.2 की ओर ले चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। जरा सा ध्यान समझिएगा, हमने समरूप के बारे में बता दिया, थोड़ा सा इनके बारे में जान लिया जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, और आपको हम फिर यही बार बार बोलेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी का एक टॉपिक भी स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम एनसीईआरटी के टॉपिक को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएं, तो भले आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर जीवन में कुछ नहीं करना है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, अगर जीवन में कुछ करना है तो बहुत कुछ आपके लिए है ना। और आपके पास बहाना, देखिए पढ़ने वाले के पास बहाना नहीं होता है, और नहीं पढ़ने वाले के पास ना 1000 बहाना आपको मिलेगा कि ये नहीं था, वो नहीं था, किताब नहीं था, है ना। हमको लगता है कि एनसीईआरटी ऐसा किताब है पूरे इंडिया का, पूरे सेंटर का, पूरे केंद्र का देख लिया जाए, चाहे राज्य लेवल का हो चाहे केंद्र लेवल का हो, इससे बेस्ट आपको कंटेंट कोई नहीं दे सकता है, ठीक ना। और इसी में से सारा लोग चुरा चुरा कर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर बड़ा करते चला जाता है। आपको तो बड़ा करना ही पड़ेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसको आप पहचान लीजिए, इनका नाम बहुत है, ठीक है, इनका नाम है थेल्स है। कब से कब है ये दिया हुआ है, आप यहाँ से चाहे तो देख सकते हैं 640 से 546, ये ईसा पूर्व से पहले ही से घटना चल रहा है। लेकिन ये कहना क्या चल रहे हैं, थोड़ा सा इनकी भी बात सुन लिया जाए भाई। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि त्रिभुजों की समरूपता, आप दो त्रिभुज के समरूप में क्या कर सकते हैं, जब दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट, दो त्रिभुज अगर सिमिलर हैं तो आप उनके बारे में क्या कर सकते हैं, जरा समझिएगा। तो देखिए इसमें ये क्या कहना चाहते हैं, इनका भी थोड़ा सा बात ध्यान दिया जाए कि आप दो त्रिभुज की समरूपता के बारे में क्या कर सकते हैं। तो ये लिखा है कि आपको याद होगा कि त्रिभुज एक बहुभुज है, ठीक है, बहुभुज समझ में आता है, पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है, एक इरेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है। बहुभुज हम उसको बोलते हैं, एक बहुभुज में क्या होता है, जिसका सारा कोण आपस में बराबर होता है, उसे हम लोग रेगुलर पॉलीगन के नाम से जानते हैं। और जिस बहुभुज में अगर भुजा और कोण बराबर नहीं होता है उसे हम लोग इरेगुलर पॉलीगन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका प्रतिबंध क्या क्या है ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण बराबर और उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात और समानुपाती होता है। ये दो पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या कहलाता है, जरा इसका भी बात सुनते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये कहाँ के गणितज्ञ थे? तो ये यूनान के गणितज्ञ थे थेल्स ने। दो समकोणीय त्रिभुजों के बारे में इसने अध्ययन किया। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमने परिमेय के बारे में अध्ययन कर लिया है, और चाहे तो आप कितना भी लीजिएगा, कितना भी समानांतर होगा, चाहे एक त्रिभुज में आप कितना भी समानांतर कर लीजिए, वो सब का परिमेय एक ही लागू होगा। आपको लग रहा है कि सर यहाँ तो एक दिया है, दो दिया है, आप एक और खींच लीजिए, एक और खींच लीजिए, एक और ड्रॉ कर लीजिए, एक और ड्रॉ कर लीजिए, जितना मन करे उतना ड्रॉ कीजिए। ये सब थेल्स पर क्या करता है? डिपेंड करता है। थेल्स का कहना ही है कि भाई हम एक रेखा है जो तीसरी भुजा का समानांतर होंगे। देखो ये भी रेखा तीसरी भुजा का समानांतर है, ये भी रेखा तीसरी भुजा समानांतर, ये भी रेखा इसका समानांतर है, ये भी रेखा इसका समानांतर है। और मैं बता देता हूं, दो समानांतर रेखाओं के बीच में अनंत समानांतर रेखाएं खींची जाती है। ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। दो समानांतर रेखाओं के बीच में अनंत समानांतर रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और हमने इस परिमेय को अभी सिद्ध किया है, आपके बुक में भी दिया है कैसे क्या है। ठीक है, अब इस परिमेय का हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका जानने का प्रयास करते हैं। ये है थेल्स का विलोम। अभी हमने जस्ट इसको प्रूफ किया है, अभी आप देख सकते हैं, इसी को हमने प्रूफ किया है। ठीक है, ये कैसे कैसे प्रूफ किया है, क्यों है आप बता सकते हैं, क्यों होगा तो थेल्स होगा। ठीक है, अगर ये क्यों पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि कैसे लगाएं, तो बोल सकते हैं थेल्स के प्रमेय से लगाए हैं। ये भी क्यों पूछा है, तो ये भी कह सकते हैं क्या, थेल्स के प्रमेय से ही हम लोग क्या किए हैं, लगाए हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग ये देख लिए। अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पर थोड़ा सा एंट्री करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिद्ध करना है, ये भी हम लोग क्वेश्चन चलेंगे सिद्ध। तो इसमें बहुत कुछ करना है क्वेश्चन में। पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं 6.2 का क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, 6.2 आपका आ गया, जिसका हमें इंतजार था वो क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है ना, लिखा है क्या, ये लिखा है आकृति। ठीक है, ये 6.2 का हमने क्वेश्चन उठाया है। अगर हम एक क्वेश्चन आज हम आपको बताते हैं, और तो दूसरा क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम बताते हैं कि यह लिखा है कि आकृति 6.17, 17 हम नहीं कहेंगे, एक साथ बोलेंगे, लेकिन आप हम बताते हैं ये 17 इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत कुछ कहता है। 6.17, ये 6.17 है कि आपको लगेगा कि सर आप गलत बोल रहे हैं, सर दशमलव है, दशमलव के बाद तो सर वो जोड़ के बोलते नहीं। फिर से बताता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि ये 17 ही पढ़ना, एक साथ मत पढ़ना। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, ये पहला जो शो करता है वो चैप्टर को शो करता है, और ये जो दूसरा शो करता है ये फिगर को क्या करता है, शो करता है। ये कहना क्या चाहता है कि एक्सरसाइज 6 का फिगर नंबर कौन सा, 17। आप उठा के देख लीजिए, अगर आपका चैप्टर 6 का 17वां फिगर ये है कि नहीं है। ठीक है, तो आज आपको हम एक और हमने ज्ञान आपके में जोड़ा। ठीक है, बताया इसको 17 मत कीजिए, हाँ इसको बोलेंगे 6 पॉइंट क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। आइए, इसमें क्वेश्चन क्या है कि आकृति, ठीक है, ये लिखा है कि आकृति 6.17 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये कैसे हो गया यार, ठीक है, ठीक है, पहला में हम पहला की बात करते हैं। ये लिखा है, ये बहुत बड़ा लाइन है कि किसी भी त्रिभुज में जब कोई एक रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो तो वहां पर एक प्रमेय आता है। इस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स का प्रमेय। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि पहला में हमें इसी ज्ञात करो, पहला में हमें क्या करो, इसी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, एबीसी, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, एबीसी में क्वेश्चन में दिया है क्या, डीई समानांतर क्या दिया है, बीसी दिया है। ये डीई समानांतर क्या दिया है, बीसी। और बच्चा आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक त्रिभुज में अगर वो तीसरी भुजा का कोई एक रेखा तीसरी भुजा का समानांतर होती है तो उससे अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, काट रहा है, देख सकते हैं, और उसे एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो आइए हम बताते हैं
तो हम लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं बाई थेल्स थ्योरम या थेल्स का प्रमेय से, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली क्या, थेल्स से, ठीक है, थेल्स से। थेल्स क्या कहता है कि एडी आपको क्या निकालना है, ईसी, ठीक है, आपको निकालना है ईसी, तो हम लिखेंगे एडी। अगर आपने इधर से एडी लिखा है तो आप यहां से क्या लिखोगे, एई। अगर हम यहां से अगर डीबी लिखे हैं तो फिर आप यहां से क्या लिखोगे, ईसी। बस हमारा ईसी, ठीक है, ईसी। और इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया, एडी क्या दिया है, 1.5, ओके, 1.5, और डीबी कितना दिया है, 3 दिया है। हम सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, वो रेशियो में है तो सेंटीमीटर लिखने को जरूरी नहीं है, लास्ट में हम लोग आंसर में वहां पर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एई क्या दिया है, एई 1 सेंटीमीटर, और हमें एसी पूछ रहा है। तो बच्चा हम बता देते हैं कि ये जब डेसिमल हटता है तो नीचे आप 0 लगा दो या 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब 1 डेसिमल मतलब 1 10 होता है, 2 डेसिमल मतलब 2 10 होता है, मतलब 100 होता है, तो उसी के अनुसार वो बदलता चला जाता है। तो हम डेसिमल हटाकर डायरेक्टली हम 30 कर देते हैं, 3 गुने 10, मतलब 3 दहा का कितना होता है, 30 होता है। तो ये कट गया, कितना हुआ, 1/2, और 2 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी बराबर, हम 2 नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस यूनिट में पूछा गया है, जिस मात्रक में पूछा गया है, उसका हम जवाब देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब हम आपको एक तरीका और बताते हैं, कि किसी भी प्रमेय में अगर ये इसका दोगुना हुआ, अगर ये इसका दोगुना होगा तो इस प्रमेय में भी इसका दोगुना होगा। देखो आपको लगता है सर अभी आप क्या बता रहे हैं, इतना बताने की जरूरत ही नहीं था। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता तो हम इसको क्या इतना टाइम देते, नहीं इतना टाइम नहीं देते, तो कितना टाइम देते सर, आपके पास इसका ट्रिक है जो इसका आंसर निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। तो सोचो ना, 18 से, मान लो इसको 18 है, ये 54 है, तो 18 ये कितना होता है, 54, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब यहाँ भी इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 पॉइंट आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4, मतलब 24 3 कितना होगा, 72, कितना होगा, 24 3 कितना होगा, 72 होगा, ठीक है। तो अभी हम, ठीक ठीक है, तो ये जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो होगा ये होमवर्क होगा। आप ध्यान दोगे कि अगर इसमें 2 से गुना किया गया था तो इधर भी 2 से गुना कर देते हैं, हो गया आंसर, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो बच्चे हम आशा और विश्वास करते हैं कि ये जो सेशन है, ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज इस सेशन को हम यहीं पर क्या करते हैं, द एंड करते हैं। और ये सेशन आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।